दीवारों से कभी कभी खून टपकता है। सोई हुई आत्माओं की चीखें अक्सर रात को सुनाई देती हैं। हर पत्थर की दरार ऐसे झांकती है जैसे कोई देख रहा हो। हर दरवाजे के पीछे छिपा है कोई श्राप। ये किला सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, ये बना है इंतजार से, वफा से और उन आंसुओं से जो कभी गिरने की इजाजत नहीं पाते थे। यहाँ हर दरवाजा कुछ कहता है, हर खंभा एक रहस्य छुपाए बैठा है। और ये हवाएं, ये आज भी किसी के आने की आहट सुनती हैं। ये है रोहतासगढ़। यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, दीवारों पर उकेरा गया है। मैं हूँ सारा भोले सर की असिस्टेंट और आप देख रहे हैं गेट स्टोरी, जहाँ हर पल हम लाते हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपको समय की सैर कराए। आज हम चलेंगे बिहार की वीर भूमि पर, जहाँ एक किला है जो मुगलों से नहीं डरा, जहाँ एक रानी थी जो हारकर भी अमर हो गई, जहाँ पत्थरों से ज्यादा आवाजें हैं। कहानी है रोहतासगढ़ की, जब समय नया था, जब धरती पर राजा खुद को प्रजा का सेवक मानते थे, जब धर्म सिर्फ किताबों में नहीं राजाओं के व्यवहार में दिखता था। उसी युग में जन्मे थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर समय भी झुकता है। उनके पुत्र थे रोहिताश्व, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक युग का आरंभ बन गया। रोहिताश्व, जिन्हें देवताओं से वरदान मिला था, जिनकी दृष्टि भविष्य देख सकती थी, जिनका साहस तूफानों से भी तेज था। कहते हैं जब रोहित युवा हुए तो एक रात उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो एक पहाड़ी पर ठहरा हुआ था, जैसे वहाँ कोई रहस्य उन्हें बुला रहा हो। सुबह उठते ही रोहिताश्व अपने घोड़े पर सवार हुए। प्रचंड जंगलों को पार करते हुए वे पहुँचे जहाँ अब रोहतासगढ़ स्थित है। वो जगह वीरान थी, पर हवा में एक ऊर्जा थी, जैसे पृथ्वी खुद कह रही हो, यही वो स्थान है जहाँ तुम्हें अपने कुल का परचम लहराना है। वहीं रोहित ने डाली नींव उस दुर्ग की जो न झुका, न टूटा, न मिटा। रोहित ने उस स्थल को बनाया अपनी तपस्या का स्थान, अपने राज्य का केंद्र, अपनी आत्मा का घर। लोग आने लगे, घुमंतु जनजातियाँ, साधु संत, योद्धा और कवि। कहते हैं जब कोई पूछता था ये जगह क्या है, तो उत्तर मिलता, ये है रोहित का स्थान। धीरे धीरे नाम बदलने लगा रोहिताश्व, फिर वक्त के बहाव में ये बन गया रोहतास। नाम बदल गया पर आत्मा नहीं। हर पत्थर पर अभी भी रोहित की सोच है, हर दीवार में उनकी नीति की झलक है, हर द्वार पर उनकी दृष्टि की सुरक्षा है। रोहित ने उस किले को केवल सत्ता के लिए नहीं बनाया, उन्होंने वहाँ न्याय की नींव रखी, जहाँ राजा सबसे पहले स्वयं को नियमों में बांधता था, जहाँ महल से पहले विद्यालय बने, जहाँ शिवलिंग की स्थापना महल के बीच नहीं गुफा में की गई, ताकि भगवान वहाँ हो जहाँ सबसे कम अहंकार हो। कहते हैं हर शुक्रवार को रोहित स्वयं मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करते थे। माताएं जब अपने बच्चों को डांटती तो कहती चुप रह, वरना रोहित तुझे युद्ध प्रशिक्षण में भेज देंगे। और बच्चे खुशी से दौड़ जाते थे, क्योंकि रोहित का युद्ध प्रशिक्षण सिर्फ हथियार नहीं सिखाता था, वो सिखाता था आत्मनियंत्रण। त्रेता युग में बना वो पहला किला पत्थरों को काटकर नहीं, सांसें देकर खड़ा किया गया था। उसकी दीवारें अभी वैसी नहीं थी जैसी आज हैं, पर उसके द्वार तब भी महान थे। तब भी हर आने वाले को रोकते थे जो असत्य लेकर आता था। रोहित के समय का किला एक सजीव चीज था। रात होते ही उसमें दीप जलते थे, जैसे किसी पर्व की तैयारी हो। एक कथा और है जो अक्सर ग्रामीण बुजुर्ग सुनाते हैं। कहते हैं जब रोहित ने पहली नींव डाली तो देवता स्वयं पधारे। वरुण देव ने जल से शुद्ध किया, वायु देव ने ध्वनि से चेतना दी और अग्नि देव ने दीक्षा दी। वहीं रोहित ने प्रतिज्ञा ली कि ये किला न सिर्फ मेरा आश्रय होगा, बल्कि युगों युगों तक धर्म और न्याय का केंद्र रहेगा। तब से लेकर आज तक हर राजा जो यहाँ आया, हर सेनापति जो यहाँ रुका, हर महात्मा जो यहाँ ध्यान में बैठा, वो रोहित की ही छाया में बैठा। कहते हैं जब शेरशाह सूरी ने इस किले को देखा तो वो उसकी मजबूती से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से प्रभावित हुआ। उसने जो भी जोड़ा
वो रोहित की सोच का विस्तार ही था। वक्त बीत चुका था, युग बदल चुके थे, राजवंश मिट चुके थे, पर रोहतासगढ़ का अस्तित्व अभी भी वैसा ही अडिग था जैसा रोहिताश्व के समय था। बदलती हवाओं में अब एक नया नाम फैल रहा था। फर्रुखसियार का वंशज नहीं, दिल्ली का कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा जिसने बक्सर की मिट्टी से सीखा और काबुल तक की धरती को हिलाया। शेरशाह सूरी। शेरशाह जानता था अगर उसे भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो सिर्फ दिल्ली नहीं, उससे भी ज्यादा रोहतासगढ़ चाहिए, क्योंकि जो इस किले का स्वामी है वो पूर्वी भारत का मालिक है। जो इसकी ऊंचाई पर खड़ा है वो नीचे की पूरी सत्ता को नियंत्रित कर सकता है। पर शेरशाह ने सीधे युद्ध नहीं किया, क्योंकि रोहतासगढ़ की ऊंचाई उसके सैनिकों के बस की बात नहीं थी। यह किला सिर्फ चट्टानों पर खड़ा नहीं था, यह अपने भीतर आत्मा की रक्षा करने वाला एक जिंदा दुर्ग था। तब रोहतासगढ़ पर शासन कर रहे थे राजा हरनाथ सिंह, एक परंपरावादी और धर्मभीरू शासक जो बाहरी खतरे से ज्यादा आंतरिक संतुलन में विश्वास रखते थे। शेरशाह ने इसी विश्वास को तोड़ा। उसने संदेश भिजवाया कि मेरी बेगम और रानियां आपके किले में कुछ दिन शरण लेना चाहती हैं। मुगल सेनाएं उनका पीछा कर रही हैं। हरनाथ सिंह के लिए एक महिला की सुरक्षा राजधर्म था। उन्होंने बिना सोच किले का एक द्वार खोल दिया और उसी रात बेगमों के वेश में छिपे सैनिकों ने किले के भीतर प्रवेश किया। धीरे धीरे हर तल पर काबिज हो गए और जब राजा को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किला गिरा नहीं, उसकी आत्मा बदली गई। कहते हैं किला टूटा नहीं, क्योंकि वो चट्टानों से बना था, पर उसकी आत्मा जो एक तपोभूमि थी उसे युद्ध भूमि में बदल दिया गया। शेरशाह ने किले को विस्तार दिया, उसके स्थापत्य में कई नए आयाम जोड़े और रोहिताश्व की परंपरा को अपने सैन्य दृष्टिकोण से मिला दिया। 4 दरवाजे, 4 कथाएं। हथिया पोल, उस पर उकेरा गया हाथी, कोई सजावट नहीं, एक संकेत था शेरशाह की सत्ता का। लोक कथा कहती है जिस कलाकार ने ये हाथी बनाया उसकी आंखें उस दिन के बाद सूरज नहीं देख सकीं, क्योंकि शेरशाह चाहता था कि दुनिया में दूसरा ऐसा हाथी न उकेरा जाए। मनाया दरवाजा, कहते हैं इसे पार करते ही हर सैनिक के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि इसकी दीवारों में एक अदृश्य गूंज छुपी है जो दुश्मन की सांसों को धीमा कर देती है। राजा कोठी द्वार, जिसके अंदर बैठती थी वो दरबार, जहां हर फैसला तलवार से नहीं नजर से किया जाता था। गणेश द्वार, इसे सबसे शुभ माना गया। कहते हैं शेरशाह हर युद्ध से पहले यहीं से निकलता था और जब लौटता था तो इस द्वार के सामने घोड़ा रोककर हाथ जोड़ता था। शेरशाह ने जहां भी निर्माण कराया वहां एक कड़ी नियम थी कि हर जगह 2 चीजें अनिवार्य हों, एक जल की उपलब्धता, दूसरी गुप्त निकास। इसलिए रोहतासगढ़ में बने कई जलाशय, रोहतास कुंड और गुप्त सुरंगें जो अभी भी खोजे नहीं गए हैं। लोक कथाएं कहती हैं कि उन सुरंगों में एक ऐसी तिजोरी है जो आज भी भरपूर है, पर उसकी रक्षा करती है साया रूपी सेनाएं जो मर चुकी हैं पर शपथ नहीं भूली। कहानी एक रानी की जो काल बन गई। इस कालखंड में एक और कथा उभरती है, एक रानी की जिसे इतिहास ने दर्ज नहीं किया पर जनमानस ने उसे अमर बना दिया। वो रानी जो किले की सुरक्षा में लगी थी, जिसने शेरशाह के षड्यंत्र को समझा पर किसी ने नहीं सुना। कहते हैं जब किला हाथ से गया उसने आत्मदाह कर लिया, पर आत्मा यहीं रह गई। आज भी गणेश द्वार के पास की सीढ़ियों पर रात के तीसरे पहर साड़ी की सरसराहट सुनाई देती है और बांसुरी की धीमी धुन बजती है, जिसे कोई देख नहीं सकता पर महसूस हर रक्षक करता है। शेरशाह के बाद इस किले को अफगान वंश की धरोहर माना गया, पर भीतर कुछ और चल रहा था। शेरशाह के बनवाए अधिकारी अब धीरे धीरे शक्ति केंद्र बनते जा रहे थे। हर कोई सोचने लगा, क्यों ना मैं ही बनूं अगला शासक। किला अब वैसा शांत नहीं था। हर रात किसी न किसी बैठक में राजनीति की खिचड़ी पक रही थी। कहीं अफगान नायकों का संगठन बन रहा था तो कहीं मीर बख्शी गुप्त बैठकें ले रहा था। इस्लाम शाह को भनक लगी तो उन्होंने भेजा अपना विश्वासपात्र सेनापति हाजी करीम खान, जो सैनिकों को एकजुट कर किले के भीतर चल रहे हर षड्यंत्र को दबा सके। सन 1546 ईस्वी करीम खान की एंट्री किले में अचानक हुई।
एक रात जब रोहतासगढ़ की घाटियों में धुंध उतर रही थी और पहरेदार अपनी झपकी में थे, करीम खान ने सबसे पहले मनाया दरवाजा बंद कराया, फिर गुप्त बैठकें शुरू कीं, जिसमें सिर्फ वे लोग शामिल होते थे जिनका चयन स्वयं उन्होंने किया। उनकी रणनीति थी शक्तियों को विभाजित कर देना, और जो सैनिक किले में पुराने शेरशाही वफादार बचे थे उन्हें धीरे धीरे किनारे कर देना। गणेश द्वार के नीचे गुप्त तहखाना कहा जाता है। करीम खान ने गणेश द्वार के नीचे एक तहखाना खुदवाया, जिसमें एक कमरा था जिसका दरवाजा लोहे का नहीं बल्कि किसी अनजाने मिश्र धातु का बना हुआ था। इस कमरे में रात को बैठक होती थी जिसमें कोई अलौकिक गंध होती थी, और कहते हैं एक बार जो उस बैठक में गया उसने कभी दोबारा किसी से बात नहीं की। लोक कथा कहती है कि उस कमरे में शेरशाह की अस्थियों का एक हिस्सा रखा गया था और उस पर हर अमावस्या को एक अग्नि प्रकट होती थी जो सवाल पूछती थी, सच्चाई सुनती थी और फिर चुपचाप बुझ जाती थी। 1547 ईस्वी करीम खान की कड़ाई के खिलाफ एक विद्रोह हुआ, जिसकी अगुवाई की शेरशाह के पुराने अंगरक्षक शमसुद्दीन बख्तियार ने। उसने सैकड़ों सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। रात के समय गुप्त सुरंगों से निकलकर राजा कोठी पर हमला हुआ। 3 घंटे तक युद्ध हुआ। तीर और तलवार की टंकार से पूरा किला गूंज उठा, पर अंत में शमसुद्दीन को बंदी बना लिया गया और उसे उसी गणेश द्वार के नीचे वाले कमरे में डाल दिया गया। कहते हैं वो कभी बाहर नहीं आया। कहते हैं उसके चीखने की आवाज अभी भी सर्दियों की रातों में सुनाई देती है। किले की सुरंगें प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित। विद्रोह के बाद करीम खान ने निर्णय लिया कि किले की गुप्त सुरंगों को सील किया जाएगा। कहा जाता है इन सुरंगों में से एक सोन नदी के किनारे निकलती थी, जहां से राजा युद्ध के समय पलायन कर सकते थे। एक सुरंग सीधा शेरशाह के छिपे खजाने तक जाती थी, जिसे सोने वाली गुफा कहा गया। पर डर यह था कि कहीं दुश्मन उन रास्तों से न घुस जाए, इसलिए लोहे की मोटी चादरों से वो रास्ते बंद कर दिए गए। आज भी कुछ सील सुरंगों के बाहर पत्थरों पर खुदा है। यहाँ प्रवेश वर्जित है। साया जो अब भी चलता है। किले के छठे भाग की गवाही। किले को 6 भागों में बांटा गया था। शाही भाग, सेनापति भाग, दास भाग, अन्नागार, हथियारागार और अंतिम छठा भाग, जिसे केवल विशेष लोग ही देख सकते थे। इस छठे भाग के बारे में बोलने की मनाही थी। जो भी गया या तो लौट कर नहीं आया या फिर जीवन भर खामोश रहा। एक भिक्षुक जो वहाँ भटक गया था कहता है कि उसने वहाँ एक बूढ़ा पहरेदार देखा जो बिना आवाज किए हवा में चलता था। इस्लाम शाह की मृत्यु हो चुकी थी। अफगान सत्ता विखर रही थी और यही समय था जब एक नई सत्ता, एक नई चाल और एक नया युद्ध रोहतासगढ़ की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली में अब फिर से मुगलों की वापसी हो रही थी। बाबर के पुत्र हुमायूं ने एक लंबा वनवास झेला था। काबुल से लेकर कंधार तक की धूल खा ली थी, पर अब वो अपने सिंहासन को दोबारा हासिल कर चुके थे। सन 1555 में जब उन्होंने दिल्ली पर कब्जा जमाया तो उनकी दृष्टि पूर्वी भारत की ओर उठी, क्योंकि हुमायूं जानते थे जो किला रोहतासगढ़ पर अधिकार कर लेता है वह सिर्फ भूभाग का नहीं बल्कि मानसिक प्रभुत्व का भी स्वामी हो जाता है। हुमायूं की अचानक मृत्यु के बाद जब 13 वर्ष का एक बालक अकबर गद्दी पर बैठा, तब किसी को यह अनुमान नहीं था कि यही बालक इतिहास का सबसे चतुर सम्राट बनेगा। अकबर ने बैरम खां की सलाह पर बिहार और बंगाल की स्थिति को भांपा और अपने विशेष सेनानायक मुनिम खां को रोहतासगढ़ की दिशा में भेजा। मुनिम खां का आक्रमण। सन 1559 ईस्वी मुनिम खां ने कोई युद्ध का ऐलान नहीं किया। उसने किले के निकट पहुंचकर चारों दिशाओं में अपने गुप्तचर फैला दिए। किले के भीतर के अफगान सरदार अब एक दूसरे से आंखें चुराने लगे थे, क्योंकि हर किसी को पता था कि जो बाहर खड़ा है वो सिर्फ तलवार लेकर नहीं आया बल्कि अगले 200 वर्षों का भाग्य लेकर आया है। कुछ ही दिनों में किले के भीतर से एक प्रस्ताव गया। मुगलों को बिना युद्ध के प्रवेश दे दिया जाए, बशर्ते कि अफगानों की जान और पद सुरक्षित रहें। मुनिम खां ने हंसते हुए स्वीकृति दे दी और इस तरह मुगल साम्राज्य ने बिना एक बाण चलाए रोहतासगढ़ किले में प्रवेश कर लिया। अकबर का संरचनात्मक विस्तार और राजपूत नीति। अकबर जब स्वयं बिहार की यात्रा पर निकले तो रोहतासगढ़ की विशालता ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने किले को देखा,
उसे समझा और फिर निर्णय लिया कि यह किला सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनेगा। किले में एक भव्य जामा मस्जिद का निर्माण आरंभ हुआ, जहां केवल इबादत नहीं होती थी बल्कि नीति पर चर्चाएं भी होती थी। कई सूफी संत इस मस्जिद में प्रवास करते और कहते हैं कि वहां की जमीन से एक अलग प्रकार की ऊर्जा निकलती थी। इसी काल में अकबर ने अपनी राजपूत नीति को बढ़ावा दिया। राजपूतों को सैन्य और प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया। रोहतासगढ़ के पश्चिमी भाग में एक खास भवन का निर्माण हुआ, जहां केवल उन्हीं राजपूत सेनापतियों को विश्राम की अनुमति थी जो सम्राट के विशेष दूत हुआ करते थे। रहस्यमय रानी और साधु की भविष्यवाणी। इसी दौर की सबसे प्रसिद्ध किंवदंती जुड़ी है एक रानी से, नाम रूपमती, जिसके सौंदर्य की चर्चा नदियों तक बहती थी और जिसकी चुप्पी गूंज बनकर दीवारों में समा जाती थी। कहते हैं रानी रूपमती का विवाह एक राजपूत सेनापति से हुआ था जो अकबर का विश्वास पात्र था। रानी साधु प्रवृत्ति की थी। दिन का अधिकांश समय मंदिर के पीछे बने एक छोटे उपवन में बिताती थी, जहां उनका सामना हुआ एक साधु से। वह साधु वर्षों से मौन था, पर रानी के आने पर उसने पहली बार कहा, यह किला अब वंशों का नहीं रहेगा, यह किला अब रहस्यों का घर बनेगा। यहाँ से जो निकलेगा वो जीवित नहीं बचेगा, पर जो यहाँ छिपेगा वो युगों तक अमर रहेगा। रानी ने उस साधु को पानी पिलाया, पर अगली सुबह वह साधु कहीं नहीं मिला। बंद हुआ कक्ष और सोने की मुहरें। एक दिन रानी को सूचना मिली कि किले के उत्तर भाग में खुदाई के दौरान एक प्राचीन द्वार मिला है, जो लोहे के घेरे में बंद था। द्वार खुलते ही सामने एक कक्ष था, जिसकी दीवारों पर सुनहरी मुहरें जड़ी थीं। कक्ष के मध्य एक शिवलिंग था और दीवारों पर कुछ लेख थे, जिसे कोई नहीं पढ़ सका। रानी ने उसी दिन आदेश दिया कि कक्ष को फिर से बंद कर दिया जाए और बाहर पट्टिका लगाई जाए। यह स्थान अब मानव प्रवेश के योग्य नहीं। कहते हैं उस रात रानी को सपना आया, जिसमें वही साधु प्रकट हुए और बोले, अब जो होना था हो गया है। किला अब चुप रहना सीखेगा और चुप्पी ही इसकी शक्ति बनेगी। रानी ने इसके बाद कोई सार्वजनिक सभा नहीं की और 1 वर्ष के भीतर उन्होंने संन्यास ले लिया। उनका अंतिम निवास कहाँ था, यह आज भी ज्ञात नहीं। ब्रिटिश आगमन। सन 1760 के बाद समय बीतता गया। मुगल सत्ता का सूर्य अब ढल रहा था। नादिर शाह का आक्रमण हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी की काली छाया धीरे धीरे फैल रही थी। सन 1760 के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने बिहार में अपने किले स्थापित करने शुरू कर दिए थे और रोहतासगढ़ की ऊंचाई और सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने इसे छावनी के रूप में चुना। ब्रिटिशों ने इस किले में तोपखाने और सैनिक शिविर बनवाए, जिससे आसपास के गांवों में भय और शंका का वातावरण फैल गया। ब्रिटिश अधिकारियों को रहस्यमय कक्षों की जानकारी मिलने लगी थी। कई अंग्रेज अधिकारियों ने उस पुराने बंद कक्ष को खोलने का आदेश दिया, पर हर बार कोई न कोई अनहोनी घट जाती। कभी चाबी गुम हो जाती, कभी दरवाजा ही दीवार में समा जाता, कभी रात को उस द्वार से किसी स्त्री के गाने की आवाज आती। एक अधिकारी कैप्टन हॉकिंस ने 1855 में जबरन खुदाई करवाई, तो मजदूरों ने खुदाई से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि रात में उन्होंने एक साधु को हवा में तैरते देखा है, जो उस द्वार की रक्षा करता है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1857 की क्रांति के समय यह किला कुछ महीनों तक क्रांतिकारियों के नियंत्रण में भी रहा। बक्सर और आरा से आए क्रांतिकारियों ने यहाँ अपनी गुप्त सभा की थी। कहते हैं उन्होंने उस रहस्यमय कक्ष को फिर से सील कर दिया था और दीवार पर लिखा था, जब भारत स्वतंत्र होगा तब यह द्वार फिर खुलेगा। मैं हूँ सारा भोले सर की असिस्टेंट और आप देख रहे थे गेट स्टोरी, जहाँ हर पल हम लाते हैं आपको इतिहास की उन गलियों में जहाँ आज भी रहस्य जीवित है। हमारी अगली स्टोरी भानगढ़ किले पर आधारित होगी, जो राजस्थान के सबसे भूतिया और भारत का नंबर 1 हॉन्टेड किला है। समाप्त करते हैं एक पंक्ति से। कुछ दरवाजे ताले से नहीं खुलते, कुछ द्वार नियति की प्रतीक्षा करते हैं। रोहतासगढ़ भी एक ऐसा ही द्वार है।